विल बिगिन विद दिस टॉपिक। और जैसा कि मैंने कहा कि जेआईजीएल के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तक इतने सारे लॉ हमने पढ़े हैं, लाइक वी हैव डन सो मेनी लॉज, हमने बहुत सारे लॉज पढ़ लिए। अब अपनी एक आदत हो गई है, हर जगह अपन क्या देखते हैं, सेक्शन में क्या लिखा है, सब सेक्शन में क्या लिखा है, रूल्स में क्या लिखा है, सो लाइक यू नो, फिर देन प्रोवाइजोज में क्या लिखा है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं हर जगह। रादर इसके पहले जो अपन ने टॉपिक जेआईजीएल में ख़त्म किया इंडियन पीनल कोड, वहाँ पे भी सेम चीज़ थी। तो ये जो नया टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अपने को सेक्शंस नहीं देखने हैं, यहाँ पर अपने को सब सेक्शंस नहीं देखने हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को फोकस करना है रूल्स के ऊपर। अच्छा, आपने एक चीज़ बताइए, सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताइए, सोर्सेज ऑफ लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने कोई लॉ पढ़ा है या फिर अपन ने किसी प्रकार का रूल पढ़ा है, या फिर हमने थियरीज पढ़ी हैं? रादर थ्योरीज पढ़ी है। हमने थियरीज पढ़ी। इन द सेम मैनर अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ध्यान देखिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना, ऑफ का मतलब होता है का, और स्टैट्यू का मतलब होता है लॉ। सो बेसिकली लॉ को किस प्रकार से समझना चाहिए बच्चों, लॉ को किस प्रकार से समझना चाहिए। आपने देखा होगा हम लोग कई बार, आयुष, हम लोग कई बार हम लोग जब लॉ पढ़ते हैं, जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं बच्चों, क्या कई बार ऐसा होता है कि एक सेक्शन कुछ और बोलता है और उसका कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शन कुछ और, मतलब एक सब सेक्शन कुछ और बोलता है और उस सब सेक्शन का मतलब अगला सब सेक्शन खत्म कर देता है? क्या कुछ ऐसा होता है? अगर आप आज सुबह आप लोग कंपनी लॉ के लेक्चर में थे, तो कंपनी लॉ के लेक्चर में हमने एक चीज़ देखी बच्चों आज सुबह, अगर आपको याद हो, वो याद है क्या? वो जनरल मीटिंग वाला, वो अरे क्या था जनरल मीटिंग वाला, जहाँ पे मैंने बताया कि ये जनरल मीटिंग वाला प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो है, ना कि एक स्पेसिफिक उसका प्रोवाइजो है। एनीवे, सो चलिए वो तो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी जगहों पे हमको लॉ जो है, मतलब अगर हम प्लेन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें तो हमको लॉ समझ में नहीं आता। हमको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाना होता है। हम किसी ना किसी तरीके से, बच्चों बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं अपन, बेयर एक्ट क्या कर रहे हैं बच्चों? बेयर एक्ट में तो पूरा लॉ है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग, हम लोग रोज क्या करते हैं, बेयर एक्ट के प्रोविजंस को हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। कैन आई से एवरी डे वी इंटरप्रेट द प्रोविजंस गिवन इन बेयर एक्ट? याद है आपको? सो जैसे आज सुबह ही हमने एक वर्ड पढ़ा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में आप अदर सर्विसेज का रेम्यूनरेशन इंक्लूड करोगे, हाँ या ना? पढ़ा था क्या अपन ने? यस सर। वेरी नाइस। अब जब ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में बात आई कि आप अदर सर्विसेज का रेम्यूनरेशन इंक्लूड करेंगे, तो मैंने ये आपको अदर सर्विसेज कैसे एक्सप्लेन किया? इस अदर सर्विसेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया मैंने इन अदर सर्विसेज का मतलब? कौन सी सर्विस बताई मैंने आपको? ये अदर सर्विस, कोर्ट में रिप्रेजेंट, यस। तो वो सर्विस कौन सी थी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या नहीं से वो सर्विस अदर सर्विस, मैंने बताया कि मैनेजर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को, फुल टाइम डायरेक्टर को जो आप रेम्यूनरेशन दोगे अदर सर्विसेज के, तो अदर सर्विसेज का मतलब क्या था? जो उसकी डायरेक्टर वाली सर्विसेज है वो सर्विस, या डायरेक्टर सर्विसेज के अलावा सर्विसेज? प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला। डायरेक्ट, वेरी नाइस। बेसिकली मतलब कौन सी सर्विस, मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया होगा अगर आपको याद है, नॉन मैनेजरियल यस सर, किया था। सर्विसेज, ये वर्ड मैंने यूज किया था। बिल्कुल सर। यस। और जैसे ही मैंने नॉन मैनेजरियल सर्विस बोला, बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि
मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में सर्विस जो है वो अदर सर्विस इन्होंने कहा, बट हमने अदर सर्विस को कैसे इंटरप्रीट किया? हमने अदर सर्विस को इंटरप्रीट ऐसा किया कि जो जिस सर्विस का डायरेक्टर की सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, उस सर्विस के लिए अगर आप उसको पे करते हो तो उसको अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो आप मैनेजरियल सर्विस के अंदर काउंट नहीं करोगे। पढ़ा था अपन ने बच्चों? Yes, sir. तो बच्चों कैन आई से इट्स ऑल अबाउट मेकिंग इंटरप्रिटेशंस। लॉ इज ऑल अबाउट मेकिंग व्हाट बेटा? Interpretation. और Interpretation. मैं आपको कई बार कह चुका हूं, लॉ इज नॉट एज क्लियर एज मैथ्स। मैथ्स में 2 + 2 = 4 ही होता है, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. लॉ में आप लॉ कैसे भी पढ़ें बच्चों, मैथ्स आप कैसे भी पढ़ें, सुबह पढ़ें रात को पढ़ें, बट मैथ्स में 2 + 2 = 4 ही होगा। बट आज बच्चों, आज के लेक्चर की एक और कहानी आपको याद है। आज मैंने पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद मैंने खुद बोला कि नहीं यार ये कंसेप्ट मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। डू यू रिमेंबर? हाँ सर, वो शेड्यूल 5 वाला। A and B था, वो याद है आप सबको? Yes, sir. Yes. तो मैंने आपको खुद से बोला कि नहीं यार यहाँ पे मेरा इंटरप्रिटेशन इस बार थोड़ा सा, बाकी पिछली बार मैंने जितनी बार ही पढ़ाया मैंने उसको A और B करके पढ़ाया, बट इस बार बोला नहीं यार, इस बार मैं थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली इंटरप्रीट करूंगा, मैं और परफेक्टली इंटरप्रीट करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि नहीं, उसको अपन कैसे इंटरप्रीट करेंगे? A and B। और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर आप किसी ऐसे बंदे को देना चाहते हो जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता है, तो आप उसको ऑप्शन ए के हिसाब से तभी पे कर सकते हो व्हेन ही मीट्स ऑल दोस कंडीशंस। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. तो बच्चों कैन आई से, और ये चीज आई थिंक अमेंडमेंट के बाद मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो पहली बार में तो मैंने उसको ए और बी ही करके इंटरप्रीट किया, बट कैन आई से इस बार मैंने उसको और अच्छे से पढ़ा और मन लगा के पढ़ा, तो शायद कुछ नया इंटरप्रिटेशन आया जो आपको भी लगता है कि जो इंटरप्रिटेशन आज अपन ने निकाला वो जस्टिफाई करता है। Yes, sir. सो लॉ इज नथिंग बच्चों, लॉ इज नथिंग बट ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। हो सकता है जब मैं उसको अगली बार इंटरप्रीट करूं तो कुछ और इंटरप्रीट कर लूं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ को सही तरीके से समझने के अलग अलग नियम। और ये नियम किसने बनाए हैं? लॉ को सही तरीके से समझने के नियम, और ये नियम किसने बनाए हैं? बच्चों ये नियम किसने बनाए हैं? ये अगेन बच्चों अलग अलग कोर्ट के डिसीजन से, ठीक है, अलग अलग स्कॉलर्स ने जो थियरी दी है, उन थियरीज के आधार पे बच्चों, उन थियरीज के आधार पे ये सारे जो हैं वो नियम बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों सो सबसे पहले मैक्सवेल, ये ब्रिटेन के बहुत फेमस ऑथर हैं, इन्होंने बुक ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज निकाली है। इनकी भी एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के ऊपर। इन्होंने स्टैट्यू का मतलब क्या बताया? स्टैट्यू इज डिफाइंड एज विल ऑफ लेजिस्लेचर। विल ऑफ लेजिस्लेचर मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ बनाती है, लॉ बनाने वाली बॉडी। तो मैक्सवेल की जो किताब है, मैक्सवेल की किताब के हिसाब से कानून का मतलब क्या होता है? कानून जो है वो पार्लियामेंट की इच्छा है। ऑब्वियसली बच्चों आप जो भी कानून पढ़ते हैं वो किसकी इच्छा है? हर एक कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. ये सुनो, क्या नहीं से हर एक कानून जो भी हम पढ़ते हैं वो पार्लियामेंट की इच्छा है। बोवियर्स लॉ डिक्शनरी, ये भी इंग्लैंड में बहुत फेमस डिक्शनरी है, बोवियर्स लॉ डिक्शनरी। इनके हिसाब से स्टैट्यू का मतलब होता है एक लॉ जो किसने बनाया है? लेजिस्लेटिव पावर ने जो लॉ बनाया है। आप सबको पता है बच्चों, सैलमन की जो डेफिनेशन थी लॉ की, अगर आपको याद है सोर्सेज ऑफ लॉ में, तो सैलमन ने बार बार कहा है कि जो लॉ है वो, लॉ इज व्हाट बेटा? लॉ कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सुपीरियर। ये सैलमन का था या बेंथम का था कि लॉ पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाया? सर वो ये थॉम ऑस्टिन का था। थॉर्न ऑस्टिन का था, वेरी नाइस। तो थॉर्न ऑस्टिन की जो थियरी थी कि लॉ जो है पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी ने बनाया, मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे अच्छी थियरी वही है। क्योंकि अगर आप देखें तो मैक्सवेल की डिक्शनरी भी वही सजेस्ट कर रही है और बोवियर्स की डिक्शनरी भी वही सजेस्ट कर रही है कि लॉ जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया। और सुपीरियर अथॉरिटी का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर।
However, the word statute is not used in Constitution of India. भारत के Constitution में कभी भी statute word का use नहीं किया है. And it uses the word law, so we can use the words law and statute interchangeably. So India के बाहर वो लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिया के बाहर वो लॉ को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट बोलते हैं. इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम मदर ऑफ ऑल द लॉज बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी उन्होंने लॉ शब्द को स्पेसिफाई, स्टैट्यूट शब्द यूज नहीं किया है. रादर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ को यूज करता है, वो वर्ड लॉ यूज करता है. तो कहना इसे हम लॉ और स्टैट्यूट दोनों का मतलब एक ही माने? अरे हाँ है ना? यस सर. ओके. नाउ स्टैट्यूट्स जो हैं उनको हम नीचे लिखी हुई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ? पहला है कोडिफाइंग लॉ. व्हाट इज कोडिफाइंग लॉ? अरे बच्चों, जो लिखा हुआ है. कस्टम्स को अगर लीगल सैंक्शन मिल जाए तो वो क्या बन जाते हैं? अगर याद है, मैंने हाँ ना सही बोला आपने. जो लिखा हुआ है बेसिकली, जो कस्टम्स, आप सबको पता है कि भाई लॉ का प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ क्या है? रिटन सोर्स. कैन आई से प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम? हाँ है ना? कस्टम्स के आधार पे लॉ बने हैं. सो कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं ऐसे लॉ जो कोडिफाई हो चुके हैं, ऐसे जो लॉ लिखे जा चुके हैं, जो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिए हैं, ऐसे कस्टम जिनको लीगल अथॉरिटी है, उनको हम बोलते हैं कोडिफाइंग लॉ. नेक्स्ट लॉ कौन सा है? डिक्लेरेटरी. यस. व्हाट इज डिक्लेरेटरी लॉ? एक ऐसा लॉ जो किसी पुराने लॉ को अमेंड नहीं करता बट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है किसी लॉ का. मतलब एक ऐसा लॉ जिसके अंदर कोई नए रूल्स नहीं हैं, कोई नए नियम नहीं है. एक ऐसा लॉ जो आपके ऊपर कोई नए ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा है, बट ऑलरेडी जो लॉ बने हुए हैं उसके क्या दे रहा है ये लॉ? एक्सप्लेनेशन दे रहा है. ऐसे लॉस को हम कहते हैं डिक्लेरेटरी लॉ. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. इस लॉ के अंदर, ये हमारे सिलेबस में भी है लॉ, इस लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस लॉ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सप्लेनेशन है और डेफिनेशन है. बाकी कोई भी नई चीज इस लॉ में नहीं लिखी हुई है. रेमेडियल लॉ. रेमेडियल लॉ क्या होता है बच्चों? जो रेमेडी प्रोवाइड करते हैं. और ये रेमेडी कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? ये रेमेडी कौन सी रेमेडी है? नॉन स्टैट्यूटरी रेमेडी. नॉन स्टैट्यूटरी रेमेडी मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी गुनाह की सजा लॉ में नहीं लिखी रहती. एग्जैक्टली, किसी गुनाह की सजा लॉ में नहीं लिखी होती. तो उस केस में जो जज होता है, जो उस केस का जज होता है, वो जज क्या करता है? अपने हिसाब से जो दुखी पार्टी है उसको क्या देता है? रिलीफ देता है. तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज रेमेडियल लॉ? दीज आर द रूल्स, दीज आर द लॉज दैट आर मेड बाय द जजेस. कब? जब किसी मैटर के ऊपर, जब किसी गुनाह के लिए कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, व्हेन देयर इज नो कोडिफाइड लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर, तो उस टॉट का मैं यस यस बेसिकली आप इसको टॉट बोल सकते हैं. तो ये बेसिकली कॉमन लॉ के ऊपर आधारित होते हैं, ये अनकोडिफाइड लॉ होते हैं. अमेंडिंग लॉ. अरे अमेंडिंग लॉ, एक बात बताओ, अमेंडिंग लॉ कोई न्यू लॉ है या पुराने लॉ को चेंज करने वाला है? पुराने लॉ को चेंज. जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 कोई नया लॉ था या कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस में इसने अमेंडमेंट किया? आप सब याद रखिए, अगर कंपनी लॉ, बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लेजिस्लेशन होते हैं. एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. याद है क्या आपको? यस सर. बच्चों सुप्रीम लेजिस्लेशन में अगर एक कॉमा भी लगाना है तो आप सबको पता है पार्लियामेंट में ही क्या होगा? पार्लियामेंट में एक उस लॉ को अमेंड करने के लिए एक नया लॉ बनाया जाता है. याद है आपको? यस. सुप्रीम लेजिस्लेशन में अगर एक छोटा सा कीड़ा भी आपको हटाना है या कुछ भी करना है तो आपको पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास होता है, अमेंडिंग लॉ. और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में कोई दिक्कत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब जो भी रूल्स कौन बनाता है बच्चों? सबऑर्डिनेट बॉडीज बनाती हैं. तो अमेंडिंग लेजिस्लेशन का मतलब एक ऐसा लॉ जो पुराने कानून को, जो किसी एग्जिस्टिंग लॉ को क्या करता है? अमेंड करता है. कंसोलिडेटिंग लॉ क्या है?
कंपनीज एक्ट 2013 क्या है ये? कंसोलिडेटिंग लॉ। अमेंडिंग लॉ Consolidating भी law. है प्लस कंसोलिडेटिंग लॉ भी है। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले जितने भी कंपनी लॉ इंडिया में पास हुए थे, इसने सबको क्या कर दिया? Consolidate कर दिया. इन सबको कंसोलिडेट भी कर दिया और इन सबको क्या कर दिया? अमेंड भी कर दिया, और उसके बाद एक नया लॉ आ गया कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इज इनेबलिंग लॉ। क्या होता है इनेबलिंग लॉ? हम लोग पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, अगर आप लोग को याद है, दिस इज द सेक्शन, कैन आई से, जो जो रेस्ट्रिक्शन powers लगी देते हुई है, आप एक नया लॉ बना रहे हैं और वो नया लॉ क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है, या जिन चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी थी उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाता है? हटाता है restrictions. यस, रेस्ट्रिक्शंस को हटाता है। वेरी नाइस रितिका। नाउ डिसेबलिंग लॉ, व्हाट इज जो restrictions लगाते हैं. जो चीजें अभी तक अलाउड थी, डिसेबलिंग लॉ के जरिए आपने क्या किया? उन चीजों को क्या कर दिया? Restrict. रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पीनल लॉ, एक ऐसा लॉ जिसके अंदर सिर्फ क्या है? पनिशमेंट्स हैं। इंडियन पीनल कोड क्या है? Punishments. इंडियन पीनल कोड इज अ पीनल लॉ। कंपनीज एक्ट, क्या कंपनीज एक्ट भी पीनल लॉ है? No. यस, कंपनीज एक्ट भी पीनल लॉ है। क्यों? वो कंसोलिडेटिंग लॉ भी है, अमेंडिंग लॉ भी है, इनेबलिंग लॉ भी है, रिस्ट्रिक्टिंग लॉ भी है, और वो पीनल लॉ भी है। क्या नहीं से कंपनीज एक्ट इज अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, उसके अंदर सारे प्रोविजंस हैं। Yes, sir. यस और नो? ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो चीज़ों को अलाउ करते हैं, ऐसे प्रोविजन भी हैं जो चीज़ों को डिसअलाउ करते हैं, ऐसे प्रोविजन भी हैं जो चीज़ों को पनिश करते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं ना पनिशमेंट के प्रोविजंस। Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? हेलो चलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोला। सर जो इंडियन पीनल लॉ में, इंडियन पीनल कोड में जो कोड है वही उसका मतलब क्या, पूरा मतलब कोडिफाई मतलब है क्या? यस, इट हैज बीन कोडिफाइड एज लॉ। ठीक है। नाउ कहाँ था भाई फैजान इतने दिन से तू? अरे ये सर दूर चलो, लेक्चर देख रहा है कि बंद कर दिया नहीं इधर बंद हो गया था सर, है? इधर सर बंद हो गया था, क्या बंद हो गया था? लेक्चर देखना सर इधर बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था भाई? अरे सर कोई प्रॉब्लम। चलो एनीवे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक होता है इंटरप्रिटेशन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। इस प्रोविजन को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, इस प्रोविजन को हमें इंटरप्रेट करना है। आज मैं शाम को खाना खाऊंगा, इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे बच्चों? हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस लाइन? आज शाम को मैं खाना खाऊंगा, इस लाइन को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अरे कैसे करेंगे? कुछ नहीं, शाम को भूख लगेगी तो शाम को क्या कर लेंगे? खाना खाएंगे. इट्स अगर किसी वर्ड का, अगर किसी सेंटेंस का आप क्या ढूंढते हो? प्लेन मीनिंग ढूंढते हो, जस्ट उसकी लैंग्वेज की मीनिंग देखते हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। लेकिन इसको अगर आप बहुत तरीके से एनालाइज करते हो कि इसका लीगल इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे कि शाम को खाना खाऊंगा, क्या खाएगा, क्यों खाएगा शाम को, रात को क्यों नहीं खाएगा, आज शाम को ही खाना क्यों खा रहा है, कल खाया था, क्या हमेशा ये बंदा शाम को ही खाना खाता है, आज क्या ऐसी वजह, शाम को खाने में क्या खाएगा, लिक्विड डाइट करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी लॉ की जो भाषा है, उस भाषा का अर्थ निकालना इज इंटरप्रिटेशन। लेकिन वैसा अर्थ क्यों है, किन सर्कमस्टेंसेस में वो अर्थ निकाला जा रहा है, उसका लीगल इंपैक्ट क्या होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। जैसे कंपनीज एक्ट में, आज कंपनीज एक्ट का जिन लोगों ने सुबह का लेक्चर अटेंड किया, एक जगह पे हमने पढ़ा था अदर कंपनी, हाँ या ना? यस सर. अदर कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी और अ कंपनी जिसने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन के थ्रू रेम्यूनरेशन अप्रूव करवा लिया, हाँ या ना? यस सर. ओके, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन नॉर्मली क्या है? अदर कंपनी का मतलब अदर कंपनी, बस ये
लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? अगर आपको याद है, मैंने इसके पीछे कितनी सारी भविष्यवाणी की कि अदर कंपनी का मतलब ये कोई ऐसी कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अदर कंपनी को एक नॉर्मल कंपनी मान लें तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट शेड्यूल 5 का जो पार्ट 2 है उसका सेक्शन जो 2 हमने इतना सारा कुछ पढ़ा है वो कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि हम तो वहां दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन पढ़ के आए हैं। याद है आपको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो कहने का तात्पर्य आप समझिए कि जो लॉ जैसा लिखा हुआ है आप वैसा इंटरप्रेट कर दें, अपना दिमाग ना लगाएं, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन। बट जो लॉ जैसा लिखा है आप सवाल पूछते हैं क्यों लिखा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, आप पूरा उसका लीगल इंपैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? Construction. Construction, sir. कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों को एक ही माना गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में या आप लोगों के नॉलेज के लिए इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस भी बताया। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? हम लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कैसे? ट्रू सेंस में। ट्रू सेंस मतलब जैसा लिखा हुआ है। इसमें हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? ट्रू सेंस में समझने की कोशिश करते हैं या उसका इम्पैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं? Impact. इंटरप्रिटेशन में हम सिर्फ किसके पर फोकस करते हैं बच्चों? इंटरप्रिटेशन में हम Linguistic. उसकी लैंग्वेज को, मतलब जो लिखा हुआ है उसको समझने में। कंस्ट्रक्शन में वैसा क्यों लिखा हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या है। इंटरप्रिटेशन में कोर्ट कंप्लाइज विद द सिंपल मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट। जो भी लीगल टेक्स्ट मतलब जो भी लीगल वर्ड्स लिखे हुए हैं, कोर्ट उन लीगल वर्ड्स को फॉलो करता है और इंटरप्रीट करता है। कंस्ट्रक्शन में लीगल टेक्स्ट एग्जिबिट शोज confusing meaning and the court has to decide whether the word used in legal text covers the case or not. मतलब कंस्ट्रक्शन अपन कब करते हैं? जब इंटरप्रिटेशन करके हमको सही मतलब नहीं समझ में आ रहा है, हम इंटरप्रिटेशन करके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट कंस्ट्रक्शन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है उस प्रोविजन को, ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो प्रोविजन है इस पर्टिकुलर केस में लागू होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। स्टार्ट किया? Yes, sir. चलिए बच्चों, दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन लिखिए। एग्जामिन द नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। Examine the need and object of the interpretation. लिखा? Now, why do we need to interpret? What is the need of interpretation? एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच जाए ताकि बच्चों, कैन आई से, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सही इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्या है? टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। हाँ या ना बच्चों? बच्चों, क्यों आपको Yes, sir. इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? why do you need to interpret बच्चों? Can someone let me know क्यों जरूरत है हमको इंटरप्रिटेशन की? उसका ट्रू सेंस जानने के लिए। Exactly, उसका ट्रू सेंस जानने के लिए। बच्चों, कैन आई से, कई बार हम इंटरप्रेट ना करें, कई बार जैसा लिखा है अगर हम वैसा पढ़ लें तो हम फंस सकते हैं। जैसे आज ही देख लो, ए और बी जब मैं तुम लोग को लिखवा रहा था तो मैंने कम से कम उसको 10 बार पढ़ा वहीं पे, ताकि मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। वो भी छोड़ दो बच्चों, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो दो डेफिनेशन थी अगर आपको याद है, जिसमें कल हमने 35 मिनट स्पेंड किए, क्या आपको समझा कि मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में बारीक डिफरेंसेस क्या हैं? यस सर। यस सर। यस और नो बच्चों?
सो Yes, एक sir. के पास सिर्फ सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट होती है और एक सब्सटेंशियली द अफेयर्स और एक क्या करता है बच्चों? Whole of the affair. यस एक मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है? सब्सटेंशियली होल ऑफ सब्सटेंशियल अफेयर्स को क्या करता है? मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं वी केम टू नो, हमको बहुत सारी चीज समझ में, एक जो है सुपरविजन, कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर काम करता है, और एक के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक को पावर मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन से। याद है आपको? Yes, sir. सो बच्चों Yes. कहना से आपको इंटरप्रिटेशन इसलिए करना है बिकॉज यू हैव टू गेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ लॉ। यस और नो? जिस नियत के साथ वो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, अगर आप सही तरीके से इंटरप्रीट करें तो आपको पार्लियामेंट की सही इंटेंशन समझ में आती है कि उन्होंने लॉ क्यों बनाया है। अरे हाँ है ना? Yes. Yes, sir. और व्हाई डू यू नीड टू इंटरप्रीट? सिर्फ इसलिए इंटरप्रीट करना बिकॉज लॉ इज नॉट एज परफेक्ट एज मैथ्स। हाँ या ना? Yes, तो sir. इसलिए कोर्ट की ड्यूटी है कि वो सही तरीके से इंटरप्रीट करे और जो दोषी है उसको क्या करे? पनिश करे। चलिए इसका आंसर लिखिए। स्टार्ट हियर, फ्रॉम हियर आंसर डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कीजिए। जस्टिस डेनिंग एलजे इन द केस ऑफ सी फूड एस्टेट लिमिटेड वर्सेस एशर, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स जितनी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते जो हर एक सिचुएशन में परफेक्ट होगा। और हमेशा लॉ में हमेशा स्कोप ऑफ एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजन होता है, और इसलिए पार्लियामेंट की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो पार्लियामेंट जो लॉ ड्राफ्ट करते हैं, उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने गलत लॉ, मतलब आपने ऐसा लॉ बनाया जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? कंफ्यूजन है। चल जल्दी से लिखिए। जल्दी। अपनी एक स्टूडेंट को बजाज ऑटो में आर्टिकलशिप मिल गई है, जागृति सेठिया। इस बार उसका प्रोफेशनल क्लियर हुआ था, तीनों ही ग्रुप क्लियर हो गए थे शायद उसके प्रोफेशनल के। शी गॉट आर्टिकलशिप। इसका ईबीसीएल में टॉपर थी पिछले एग्जीक्यूटिव में। डन। सर ये ड्राफ्टमैन ऑफ पार्लियामेंट ये क्या चीज है? जो पार्लियामेंट की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होते हैं, जो लोग लॉ ड्राफ्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बात प्रसाद कांबले जी? Yes, sir. Done. चलो ग्रेट Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। ये भी लिख लिया? ठीक है, और इसमें कंक्लूजन लिख लेना। इफ लॉज आर इंटरप्रीटेड करेक्टली, comma, justice is delivered to the people. So we have a very strong need and importance of interpretation, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है इंटरप्रिटेशंस की।
चलो Yes, sir. Done. डन सर। ग्रेट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब मैं आपके साथ मेन डिस्कस करूंगा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब है, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कोई लॉ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ नियम, जो नियम आपको फॉलो करने हैं, जो नियम आपको अडॉप्ट करने हैं। कब? जब आप किसी सेक्शन को पढ़ते हैं और सेक्शन को पढ़ते पढ़ते आपको यार समझ में नहीं आता कि इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है, तो कुछ नियम बनाए हैं अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग जजेस ने, अलग अलग केस लॉज में उन्होंने कुछ नियम बनाए। जिन नियम को अगर हमने फॉलो करा, जिन नियमों को हमने फॉलो किया, तो इट्स अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, बहुत हद तक संभावना है कि हम करेक्ट इंटरप्रिटेशन तक पहुंच जाएंगे। सो जो रूल्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है, क्या है बच्चों, एक क्या लिखा है, मैं देखो, Primary rules of प्राइमरी रूल ऑफ एक है इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और दूसरा क्या है बच्चों, secondary rules of interpretation. दूसरा है सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो वी हैव प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड वी आल्सो हैव सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट इज प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? हाँ जी बच्चों, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? बच्चों मैंने आपको हमेशा बोला था और इनफैक्ट आज भी मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, सीएस करना है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है लाइफ में। हाँ या ना? Yes, sir. यस। सो प्राइमरी का यस मतलब सर। जिस चीज को, प्राइमरी मतलब सबसे पहले जिस चीज को आप यूज करते हो उसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी। तो बच्चों अगर आप किसी भी इंटरप्रिटेशन में आपको डाउट आता है, किसी भी कानून को पढ़ते समय आपको डाउट आता है, तो सबसे पहले आप कौन से रूल्स लगाएंगे? सबसे पहले कौन से रूल्स लगाएंगे आप? प्राइमरी रूल। एग्जैक्टली बच्चों, आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले यूज करेंगे प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर कौन कौन से रूल्स आते हैं? सबसे पहला आता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आएगा हेडन्स रूल, उसके बाद आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आता है रूल्स ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आता है रूल ऑफ जेस्डम जेनेरिस। सो बच्चों दीज आर द 5 रूल्स, और इनको क्या माना गया बच्चों? व्हाट दीज रूल्स आर कॉल्ड एज बच्चों? इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? Primary कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल्स, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और जेस्डम जेनेरिस। सो ऑल दीज रूल्स आर रेफर्ड एज व्हाट बेटा? प्राइमरी रूल्स। तो जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं और आपको लॉ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का डाउट आता है यार कि यार सही मीनिंग नहीं निकल रहा है, या लॉ पढ़ने के पहले आपको ये सारे नियम बहुत अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। तो अगर आपको ये सारे नियम पता हैं तो इट इज़ अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, एक बहुत अच्छी संभावना है कि आप क्या करेंगे? यू विल रीच टू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। और सबसे पहला रूल इज द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जिसको गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहा गया है। कौन सा रूल कहा गया है बच्चे इसको? golden rule of interpretation. Yes, rule of literal construction is also called as golden rule of interpretation. Now, why this rule is called as golden rule of interpretation? बच्चों सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं commonly used rule है ये। This rule is a commonly used rule. सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है बच्चों ये रूल। क्यों? मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। और बच्चों सबसे ज्यादा हम लोग रोज एवरी डे हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? बच्चे रोज हम क्या करते हैं? हम रोज इसी रूल का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं नाउ।
द सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल नेचर। मैंने रेंडमली कुछ भी आपके सामने उठा के रख दिया और यहाँ पे लाइन लिखी है, कौन सी? द सर्विसेज रेंडर्ड आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर। नाउ हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस? हाँ, जो भी सर्विस दे रही है पार्टी वो एक प्रोफेशनल नेचर की है। और प्रोफेशनल नेचर का मतलब क्या है? अब मेरे को प्रोफेशनल नेचर का मतलब तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्या करोगे बच्चों अगर आपको प्रोफेशनल नेचर का मतलब पता नहीं है तो? सर डिक्शनरी। एग्जैक्टली आप सीधे क्या करेंगे? गूगल देखेंगे। आप गूगल पे क्या करोगे? आप डिक्शनरी चेक करोगे। हाँ या ना बच्चों? यस सर। एग्जैक्टली। तो बच्चों रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन यही बोलता है कि अगर आप कोई लॉ पढ़ रहे हो और आपको लॉ का कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो आपको उस वर्ड को कैसे समझना है? उसकी नेचुरल मीनिंग, उसकी ग्रामेटिकल मीनिंग। जैसे गो का इंटर मतलब होता है जाना। किसी लॉ में गोइंग लिखा है तो आप क्या मतलब निकालोगे उसका? जा रहा है। जा रहा जो है। गो का मतलब होगा वही उसको आप कंटिन्यूअस टेंस में कर दोगे। हाँ या ना? यस सर। नेचुरल, ग्रामेटिकल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर या फिर डिक्शनरी मीनिंग में। ये सुनो बच्चों। सो इस रूल के हिसाब से आप क्या करोगे बच्चों? हाँ जी, क्या करोगे? इंटरप्रेटेड। करोगे बच्चों? कैसे इंटरप्रेट करोगे? सर ग्रामेटिकल। यस, बस कहानी खत्म। और इस रूल को आप हमेशा यूज करोगे। कब तक यूज करोगे इस रूल को? आप कब तक यूज करोगे? हमेशा, एवरीवेयर यू विल यूज दिस रूल। और कब तक यूज करोगे इस रूल को? जब तक वो प्रॉपर मीनिंग जो अपन ढूंढना चाह रहे हैं वो ना जब मिल तक जाए। डिक्शनरी मीनिंग से उस सेंटेंस की बर्बादी ना हो जाए, जब तक डिक्शनरी मीनिंग उस पूरे सेंटेंस को तबाह ना कर दे। मतलब डिक्शनरी मीनिंग अगर बहुत घटिया इंटरप्रिटेशन सजेस्ट कर दे तो हम नहीं करेंगे। नहीं तो हम हमेशा कौन सी मीनिंग यूज करेंगे? डिक्शनरी। हाँ, ही शुड हैव कम टू इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया। शेड्यूल 5 में रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि जो पिछले 12 मंथ से इंडिया में रह रहा है, प्लस वो इंडिया में आया था या तो बिजनेस वीजा पे लेके आया था, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, या फिर वेकेशन के लिए आया था। याद है आपको वेकेशन? यस वेकेशन का डिक्शनरी मीनिंग तो होता है छुट्टी। तो हम यहाँ पे छुट्टी माने वेकेशन का मतलब, या मैंने बोला कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर लाया मत करो, कुछ दिमाग लगाओ। और इस वेकेशन का मतलब आप क्या मानो? प्रोफेशन एक्सरसाइज करने के लिए आया था वो। यस और नो? यस सर। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ही, और क्यों? क्योंकि उसके आगे भी हमने जो पढ़ा है उसके, और मैंने ये प्रोफेशन इसलिए जस्टिफाई कर दिया, मैंने वेकेशन गलत है, प्रोफेशन इसलिए जस्टिफाई कर दिया क्योंकि जब आपको याद है जब वो फॉरेन की इंडिया की एम्बेसी से विदेश में जब परमिशन लेगा तो उसको कंपनी का प्रोफाइल भी डालना पड़ता है। याद है आपको? यस सर। सो बच्चों कैन से इसमें हमने, तो जब हमने वेकेशन वर्ड को इंटरप्रेट किया तो क्या हमने डिक्शनरी मीनिंग को कंसीडर किया या नहीं किया? नो सर। हमने कंसीडर नहीं किया क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग उस सेंटेंस को बर्बाद कर रही थी। यस और नो? यस सर। चलिए आ जाइए एक बार नोट्स में देखते हैं क्या है। As per this rule, word, phrase, sentence which is a part of any law should be interpreted in plain. Plain का मतलब क्या होता है? Go. Go का plain मतलब, plain meaning क्या है? जाओ। Natural, प्राकृतिक मीनिंग मतलब जिस हमेशा से मतलब उस वर्ड को हमेशा से जैसे इंटरप्रेट किया गया है। ऑर्डिनरी, नॉर्मली, ग्रामेटिकल, पॉपुलर और डिक्शनरी मीनिंग, इन सब का मतलब एक ही है। The rule has to be applied in all cases of interpretation till the time natural, ordinary, popular or dictionary meaning destroys the purpose or objective of law and makes other provision of law redundant. Redundant मतलब useless. तो अगर तुम क्या करते, वेकेशन का मतलब छुट्टी मान लेते तो क्या होता? लॉ के दूसरे प्रोविजन मतलब क्या नहीं से वो पूरा शेड्यूल 5 ही कचड़ा बन जाता। यस और नो बच्चों? तो हमेशा आपको ये रूल यूज करना है। बट अगर इस रूल को यूज करने से, डिक्शनरी मीनिंग यूज करने से, पॉपुलर नेचुरल मीनिंग यूज करने से अगर लॉ का पर्पस ही खत्म हो जाए तो हम यूज नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ नंद प्रकाश वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश,
क्या बताया गया था बच्चों? द अदर प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन आर, तो बच्चों इस केस में कुछ और प्रिंसिपल्स बताए गए थे लिटरल कंस्ट्रक्शन के। क्या थे? एवरी वर्ड इन लॉ शुड बी गिवन अ मीनिंग एंड नो अननेसेसरी वर्ड शुड बी यूज्ड। हाँ या ना बच्चों? जब अपन इस लाइन का इंटरप्रीट कर रहे हैं तो अपन ने क्या किया? सर्विसेज, रेंडर्ड का मतलब गिवन, आर मतलब दी गई हैं, आर प्रोफेशनल नेचर। तो अपन क्या करते हैं जब अपन लॉ पढ़ते हैं? ये देखिए आपके सामने एक एक प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट डू वी डू? क्या ना इसे हम हर एक वर्ड को इंटरप्रीट करते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। उसके बाद अगर कोई वर्ड लॉ में प्रेजेंट नहीं है, इट शुड नॉट बी इंटरप्रीटेड, करेक्ट है क्या? Yes, आप sir. में से बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, आज भी किसी ने कुछ तो डाउट पूछा था, मैंने बोला था आगे बढ़ते हैं। सिद्धू एज यूजुअल। तो अगर कोई वर्ड लॉ में नहीं है तो अपने को क्या करना है? उसको इंटरप्रीट करना है, आगे बढ़ जाना है? आगे बढ़ जाए। Sir, ignore. अच्छा, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द बर्डन ऑफ प्रूविंग that the words are not correct or interpretation is not correct as per dictionary meaning is on the party who challenges such interpretation। कहने का मतलब है अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से इंटरप्रीट कर रहा हूँ लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि दुष्यंत सर डिक्शनरी मीनिंग क्यों यूज कर रहे हैं, इस केस में डिक्शनरी मीनिंग यूज नहीं होगी, तो चैलेंज किसको करना है? किसको साबित करना है कि डिक्शनरी मीनिंग गलत है? जो इंटरप्रेट कर। कहना इसे जो चैलेंज करता है, मतलब कोर्ट हमेशा मानता है, कोर्ट हमेशा क्या मानता है बच्चों? बच्चों व्हाट कोर्ट अज्यूम्स? बच्चों कोर्ट क्या अज्यूम करता है? बच्चों कोर्ट हमेशा ये अज्यूम करता है, कोर्ट हमेशा ये अज्यूम करता है कि डिक्शनरी मीनिंग सही है। अगर आपको लगता है कि डिक्शनरी मीनिंग गलत है तो आपको कोर्ट को प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि डिक्शनरी मीनिंग जो है रिलायबल नहीं है। इधर देखिए एग्जांपल, व्हेन एनी सेक्शन सेज 45 डेज। अच्छा अपन पढ़ते हैं ना सेक्शन में 45 डेज, अरे अपन पढ़ते हैं ना 45 डेज के अंदर, देन वी मीन इट 45 कैलेंडर डेज एंड नॉट 45 वर्किंग डेज। अपन कैसे इंटरप्रीट कर रहे हैं? अगर किसी सेक्शन में लिखा है 45 डेज तो अपन क्या मानते हैं? अपन सैटरडे संडे को इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं? Yes, sir. करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। प्लेन मीनिंग मतलब जैसा लिखा है हम वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। यस और नो? Yes, sir. ओके। In the case of Sarabjit Rik Singh versus Union of India, it was decided that interpretation of any law should be done in a manner that gives effect to what बेटा? All provision। किसी भी लॉ को आप इस कदर इंटरप्रीट कीजिए कि उस लॉ के सारे प्रोविजन, सारे सबसेक्शन, सारे प्रोवाइजो सब कुछ इंटरप्रीट हो जाए। State of Himachal Pradesh versus Pawan Kumar, Supreme Court stated that one of the basic principle of interpretation of statutes is that the law should be interpreted as per what बेटा? अरे as per what? Plain and grammatical. Plain, literal and grammatical meaning of the word. If grammatical or plain meaning is not used, then it must be proved by the party who challenges such interpretation that interpretation is opposed to intention of lawmaker and so shows any absurdity, मतलब वो unreasonable है। तो अगेन अगर आप ये केस लॉ को पढ़ेंगे तो इसका भी मतलब ये निकल रहा है। क्या निकल रहा है बच्चों? इफ यू रीड दिस केस लॉ, इसका भी मतलब क्या निकल रहा है? ग्रामेटिकल मीनिंग को जो पार्टी चैलेंज करती है उसको ही साबित करना होता है कि ग्रामेटिकल मीनिंग गलत है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलिए। और कोर्ट भी यही बोलते हैं कि जब भी आपको कोई प्रोविजन इंटरप्रीट करना है सबसे पहले आप प्लेन ग्रामेटिकल मीनिंग ही यूज कीजिए। नाउ एक बार ये से यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना बेटा जल्दी से। हिंदी में क्या लिखा है जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ूँ। Yes, sir. Done. सब लोग प्लीज। अदिति क्लियर है बेटा? डन सर। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट Yes, sir, clear. ग्रेट ग्रेट। नाउ अब मैं आपके साथ सेकेंड रूल पढ़ रहा हूँ हेडेन्स रूल और मिसचीफ रूल। जो अगला रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दैट रूल इज कॉल्ड एज हेडेन्स रूल और मिसचीफ रूल। ध्यान से कीजिए बच्चों। एक लॉ है,
उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, लॉ एक है बच्चों, देयर इज वन लॉ, और उस लॉ के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, 200 से ज्यादा इंटर 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस उस लॉ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऐसा करना है जिससे मिस्चीफ मतलब बदमाशी कम हो और अग्रीव्ड पार्टीज को रिलीफ मिल जाए। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, लॉ एक है, एक लॉ के अंदर कितने इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, 2 इंटरप्रिटेशन 2 या 2 से ज्यादा। यस बेटा, एक लॉ के अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। तो मतलब एक लॉ है और हम कोड कंफ्यूज्ड है यार कि इसके 2 इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए। तो ये रूल क्या, हिडन्स रूल या मिस्चीफ रूल क्या सजेस्ट करता है कि आप इंटरप्रिटेशन ऐसा कीजिए जिससे क्या हो, मिस्चीफ कम हो जाए। मिस्चीफ कम हो जाए और जो दुखी पार्टी हैं, जो पार्टी इस दर्द में है, उनको एक रिलीफ मिल जाए, उनको रेमेडी मिल जाए। अब बच्चों इस लॉ का एक इतिहास है, इस रूल का एक इतिहास है बच्चों। ये जो रूल है ये एक कहानी के ऊपर बनाया गया है। ये रूल, दुष्यंत सर कहानी क्या है, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। सो बात करेंगे हम इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक रोड थी जिसको किंग्स वे कहा जाता था, और ये रास्ता इंग्लैंड में काफी पॉपुलर था प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए। ठीक है, तो यहां से राह पे रोड के पे लोग चलते थे, कार्स जाती थी, साइकिल जाती थी, उस समय साइकिल्स काफी पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ना प्रोस्टिट्यूट्स खड़ी हो जाती थी, और यहाँ पे जो भी राहगीर जाते थे, प्रोस्टिट्यूट्स क्या करती थी, ए चिकने आना आना, ए चिकने ए चिकने। तो बच्चों ये प्रोस्टिट्यूट जो हैं ये राह पे चलते लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। सो जो ये प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी, व्हाट दिस प्रोस्टिट्यूट्स यूज्ड टू डू, जो भी लोग इस रोड से गुजरते थे, जितने भी लोग इस रोड से गुजरते थे, प्रोस्टिट्यूट जो हैं इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ठीक है, तो अब ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग पुलिस स्टेशन गए, और पुलिस स्टेशन में इन्होंने शिकायत की कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है। मामला पहुंच गया कोर्ट में। ठीक है, अब बच्चों कोर्ट ने सबसे पहले देखा कि भाई ऑफेंस क्या है। ऑफेंस ये है कि प्रोस्टिट्यूट जो हैं, जो वेश्याएं हैं, वो राह में चलने वाले लोगों को क्या करती हैं, परेशान करती हैं, उनको हैरेस करती हैं, उनको अभद्र नामों से बुलाती हैं, ए चिकने ए राजा। तो कोर्ट ने बोला कि कौन से लॉ के अंदर हम इनको सजा दे सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ने देखा कि कॉमन लॉ क्या है। ये सबसे पहले कोर्ट ने देखा व्हाट इज द मिसचीफ। तो मिसचीफ क्या है बच्चों, कोर्ट में इस केस में मिसचीफ क्या है, सर गलत लैंग्वेज यूज। मिसचीफ था हैरेसमेंट, हाँ या ना। दूसरा देखा कोर्ट ने कि क्या इसके ऊपर कोई कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ मतलब क्या पहले राजा महाराजा जो लोग हैं, क्या कुछ परंपरा है जिसके थ्रू इनको पनिश किया जा सके। तो देखा कि देयर वाज नो कॉमन लॉ जो प्रोस्टिट्यूट्स के द्वारा किए गए हैरेसमेंट से आम जनता को प्रोटेक्ट करता है, तो कोई भी कॉमन लॉ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखा
अब जब बच्चों एक चीज बताओ, जब कॉमन लॉ में कुछ नहीं है फिर कोर्ट क्या देखते हैं? अगर कॉमन लॉ इज साइलेंट ऑन एनी मिसचीफ तो कोर्ट क्या देखेगा? बच्चों अगर कॉमन लॉ किसी मिसचीफ के ऊपर साइलेंट है तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट देखेगा कि कोडिफाइड लॉ क्या है। कौन सा लॉ बच्चों? कोडिफाइड। कोडिफाइड लॉ मतलब बना हुआ लॉ। लॉ कुछ है क्या? तो उस केस में कोडिफाइड लॉ भी कुछ नहीं था। तो बच्चों वहां पे तुरंत वहीं पे पार्लियामेंट ने क्या पास किया? पार्लियामेंट ने क्या पास किया? पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट। कौन सा एक्ट था बच्चों? अरे कौन सा एक्ट था? स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। और चौथी चीज ये थी, कोर्ट ये देखता है कि पार्लियामेंट ने लॉ क्यों पास किया। और ये पार्लियामेंट ने लॉ क्यों पास किया? सर रिलीफ देने के लिए। पार्लियामेंट ने लॉ पास किया रिलीफ देने के लिए। किन लोगों को रिलीफ देने के लिए? जो भी अग्रणी पार्टी है जो भी ये लोग रोड से होके गुजरते हैं तो इनको प्रोस्टिट्यूशन के कहर से बचाने के लिए। हाँ या ना बच्चों? यस सर। सो बच्चों नाउ लिसन टू मी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो कुल मिला के अब ये तो चार चीजें अपनी अपनी जगह पे। तो कुल मिला के पार्लियामेंट ने, कॉमन लॉ कुछ भी नहीं था, मिसचीफ उन्होंने पता किया, मिसचीफ का कॉमन लॉ में कुछ भी नहीं लिखा था, तो पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड ने लॉ पास कर दिया। और लॉ में क्लियरली बोल दिया गया कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो रोड के ऊपर आके लोगों को हैरेस नहीं कर सकती। और पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया बच्चों? हाँ जी बच्चों, पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया? एक मिनट बच्चों। हेलो, बोलना भाई। हाँ बोलना बोलना शुभम, बोलना भाई। मैंने मैसेज किया तेरे को, आई कैन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हाँ बेटा हाँ हाँ। अरे सुनना, लेकिन वो एक काम करना ना शुभम, तू ना उसका 6,000 करवा देना यार। तूने 5,000 ही बोल दिया क्या? आगे चलेगा, ठीक है कर देना। ठीक है हाँ हाँ चलेगा। हाँ हाँ हाँ। मैं भेज देता हूँ थैंक यू। हाँ हाँ जी। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों किया? पार्लियामेंट ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों का हैरेसमेंट रोड के ऊपर बचे। अब तो लॉ पास हो गया। तो जब लॉ पास हो गया तो कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट्स को क्लियरली मना कर दिया कि तुम लोग साला लोगों को परेशान नहीं कर सकते, अगर परेशान किया तो तुमको जेल में डाल देंगे। अब लॉ पास हो गया, सब कुछ ठीक चलने लगा। 6 महीने के बाद ये प्रोस्टिट्यूट्स चढ़ गई। कहां पे चढ़ गई? कहां पे चढ़ गई? बालकनी। वेरी नाइस। ये प्रोस्टिट्यूट्स बालकनी में चढ़ गई। और अब ये क्या करने लगी? अरे ये क्या करने लगी? अभी वो हैरेस करने लगी है। राजा बालकनी से खड़े होके सिद्धू नीचे जाता था, सिद्धू को चिल्लाती थी, ए चिकने ऊपर आ जाना, ए आधे टकले चिकने। सिद्धू ऊपर देखता था, आहा आहा, और नीचे एक्सीडेंट हो जाता था। सिद्धू की बीवी रोज पिटाई करती है सिद्धू की। तो अभी क्या करेंगे बच्चों? तो एक दिन पुलिस वाले आए और सारी प्रोस्टिट्यूट्स को पकड़ के ले गए। प्रोस्टिट्यूट्स को कोर्ट में पेश करा गया। प्रोस्टिट्यूट्स ने क्लियरली क्या बोल दिया? लॉ में लिखा है कि स्ट्रीट्स के ऊपर मस्ती नहीं करने का। हम स्ट्रीट्स के ऊपर मस्ती नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं मस्ती? बालकनी। हम तो मस्ती कर रहे हैं बालकनी में। तो मुझे बताइए क्या होगा? प्रोस्टिट्यूट भी सही बोल रही थी, क्योंकि लॉ में तो क्लियरली लिखा था कि अगर तुम लोगों को हैरेस कहाँ पे करते हो? रास्ते पे। स्ट्रीट पे आके करते हो। तो वो प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं हम स्ट्रीट पे तो आते ही नहीं, हम कहाँ पे खड़े होके कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? बालकनी। बालकनी में खड़े हो रहे हैं। तो अब मुझे बताइए क्या इन प्रोस्टिट्यूट्स को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मतलब जब आप स्ट्रीट वर्ड को इंटरप्रीट करोगे तो क्या स्ट्रीट वर्ड के अंदर बालकनी भी शामिल होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। होगा सर। नहीं, अगर जिसको लग रहा है नहीं होगा तो आप प्लीज ये पढ़ना, ये वाला लाइन पढ़ना और मुझे फिर आंसर देना।
अब बताइए मुझे। एज पर वर्ड्स तो सर नहीं हो पाएगा, बट वो कॉमन अगर वो देखा जाए तो उससे तो फिर रिलीफ लेना ही पड़ेगा एक्टिव पार्टीज को। क्या होगा तो मुझे बताओ, स्ट्रीट शब्द के अंदर बालकनी इंक्लूड होगा या नहीं होगा? स्ट्रीट शब्द को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? स्ट्रीट शब्द की डेफिनेशन सिर्फ स्ट्रीट ही मानेंगे या स्ट्रीट वुड आल्सो इंक्लूड बालकनी टू? इंक्लूड बालकनी। बालकनी आसपास का एरिया तो होगा मेरे हिसाब से। हाँ बोलो। सर बट बालकनी क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलीफ रोड पे देना। चलने वालों रोड पे चलने वालों को रिलीफ देना। तो क्या करेंगे अपन? बालकनी को क्या Yes, करना sir. पड़ेगा आपको? सर बालकनी भी रहेगा सर। एग्जैक्टली ठीक है, ध्यान से किए। चलिए इधर आ जाइए। एज पर दिस रूल व्हेनेवर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन इज टू बी मेड, चार चीजें आपको कंसीडर करनी है। अच्छा सबसे पहले तो ये रूल कब एप्लीकेबल होगा? सर जब कोई एग्रीड पार्टी होगा, जब Yes. कोई परेशान हो। नहीं नहीं नहीं, दिस रूल विल अप्लाई व्हेन देयर आर टू इंटरप्रिटेशन। किसी एक सेक्शन के दो इंटरप्रिटेशन होते हैं और अपने को क्या करना है? अपने को कोई एक इंटरप्रिटेशन चुनना है, ठीक है, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये जब ये रूल अप्लाई करोगे आप तो चार चीज़ों के ऊपर आपको विचार करना है। मतलब ये रूल आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे। इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस रूल यू हैव टू कंसीडर फोर थिंग्स। पहला क्या कंसीडर करोगे? व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर पासिंग द लॉ बाय द पार्लियामेंट। इंग्लैंड में प्रोस्टिट्यूट्स के द्वारा किए गए गुनाहों को रोकने के लिए कॉमन लॉ के अंदर कुछ था? अरे था क्या? नो सर। कुछ भी नहीं था। दूसरा, What was the mischief and defect for which common law did not provide? क्या है इसका आंसर अपने केस में? सर हैरेस कर। Harassment. The remedy provided by the parliament. पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की इंग्लैंड में? कि नहीं करना है आपसे मेरी ऐसा माँ, स्ट्रिक्ट। नया एक्ट पास किया पार्लियामेंट पार्लियामेंट, एक्ट पास किया था। हाँ स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट, हाँ या ना? यस सर। और लास्ट, द ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी मतलब पार्लियामेंट ने क्यों लॉ बनाया था? जो रेमेडी पार्लियामेंट ने दी लॉ बनाकर, क्यों बनाया था पार्लियामेंट लॉ? हैरेसमेंट को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। तो जब आप ये रूल अप्लाई करोगे, जब भी आप ये रूल अप्लाई करो, जिन केसेस में आपको ये चार क्वेश्चन पूछने ही हैं और एग्जाम में ये चार पॉइंट्स लिखने ही हैं, तभी ये रूल अप्लाई होगा। कॉमन लॉ क्या था? कौन सा मिसचीफ था जिसके अंदर कॉमन लॉ कुछ भी नहीं, कुछ बोलता नहीं था? पार्लियामेंट ने क्या किया और पार्लियामेंट ने क्या किया, क्यों किया? ठीक है। इन द केस ऑफ स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस, द कोर्ट इंटरप्रीटेड द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रीट and decided that the word street used in Street Offences Act includes balcony too as per the principle laid down in Haddon's case। ये जो मैंने प्रोस्टिट्यूट्स वाला केस है, ये स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस का डिसीजन है। इसको मैंने बहुत 3 लाइनों में खत्म किया है। In the case of Umed Singh versus Raj Singh, the court decided that the interpretation must be made in the manner which suppresses the mischief। What is the meaning of suppresses? दबाना। हाँ, What is the meaning of suppress? सर दबाना। दबाना, कम करना। वेरी नाइस। ऐसा सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस। एडवांस का मतलब गिव द रेमेडी। हाउएवर दिस डज नॉट मीन द नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग इज टू बी इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या नहीं है? मिसचीफ को रोकने के लिए आप कोई भी मीनिंग देखो। स्ट्रीट के अंदर हमने बालकनी इंक्लूड कर दी, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट तुम बोलोगे कि स्ट्रीट का मतलब रिवर है, नहीं चलेगा। क्यों? ओए क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आप स्ट्रीट का मतलब रिवर मानोगे तो क्या ना, इसे आप स्ट्रीट का जो नेचुरल मीनिंग है आप उससे खिलवाड़ कर रहे हो। यस सर। ठीक है। तो अगर इसी केस में वो प्रोस्टिट्यूट्स अगर नाव में बैठ के लोगों को हैरेस करती तो शायद ये रेमेडी नहीं मिलती। क्यों? और लेकिन तुम बोलोगे सर रोड स्ट्रीट में बालकनी को क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि बिल्डिंग जो थी वो स्ट्रीट के बराबर ऊपर थी, इसीलिए। इन द केस ऑफ सोदरा देवी, Supreme Court decided that the rule in Haydon's case apply when the words in the question are ambiguous and capable of more than one meaning। Yes or no बच्चों? Ambiguous मतलब बच्चों ये जो वर्ड था स्ट्रीट, ये यहाँ पे हमें ambiguous लगा और इसकी मीनिंग बालकनी भी निकल सकती थी, इसलिए हमने हेडिंस रूल अप्लाई किया। और जब हेडिंस रूल अप्लाई करोगे तो ये चार चीजें आपको कंसीडर करनी ही हैं। दिस रूल, इस रूल को और क्या बोलते हैं बच्चों अपन साथ में? पर्पसिव रूल।
इस रूल को हम पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा? बच्चों, दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? परपेसिव। Purposive rule of interpretation. जल्दी से ये हिंदी वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? सर ये क्या लिखा है भाई? शिमले? सिंपल सी चीज है। ओ सिम सिंपल। डन सर। यस सर, पढ़। यस सर। नाउ प्लीज शेयर बच्चों, ध्यान से किया। अगला जो रूल है बच्चों, दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इस रूल को अट रेस मैगिस वलिट क्वाम परीहेड भी कहा जाता है। वेकेशन जो वर्ड आया था वो मैंने जी रेसिडेंट इन इंडिया। तो मुझे बताइए, क्या इस वेकेशन शब्द को इंटरप्रेट करने के लिए डिड वी रिलाई ऑन डिक्शनरी मीनिंग? हाँ या ना? नो सर। नो सर। क्यों? सर क्योंकि इसका मीनिंग ही वो अलग है। अलग था। तो हमने डिक्शनरी मीनिंग तो लगाया ही लगाया, बट क्या नहीं से डिक्शनरी मीनिंग के साथ हमने कॉमन सेंस भी लगाया। यस सर। कॉमन सेंस लगाने के साथ साथ हमने इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स को भी कंसीडर करा। कॉमन सेंस लगाने के साथ साथ हमने क्या कंसीडर किया बच्चों? इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर भी हमने कंसीडर किया कि यार जिस इंसान ने कंपनीज एक्ट लिखा है वो रेसिडेंट इन इंडिया ऐसे इंसान को क्यों मानेगा जो साला वेकेशन के लिए इंडिया पे आ रहा है? और अगर वो वेकेशन के लिए इंडिया पे आ रहा है तो फिर अगले पॉइंट में ऐसा क्यों लिखेगा कि जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको बताना होता है कि वो जिस कंपनी में वो डायरेक्टर बनने वाला है या नौकरी करने वाला है उसका नाम बताना होता है। तो क्या हमने कॉमन सेंस भी लगा के प्लस हमने ये भी देखा कि जो बंदा कंपनी लॉ लिख रहा है उसकी नीयत क्या थी? उसकी नीयत यही थी कि जो बंदा इंडिया आता है वो प्रोफेशनल काम के लिए ही इंडिया आए और इंडिया में 12 महीने रुके, तभी वो इंडियन कंपनी का मैनेजरियल पर्सनल बन सकता है। याद है आपको? यस यस सर। तो बच्चों कैनाई से कई बार डिक्शनरी मीनिंग यूज करने से हो सकता है कि हम लॉ के करेक्ट इंटरप्रिटेशन तक ना पहुंचे। कई दफा ऐसा हो सकता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाय करें तो हो सकता है हम गलत इंटरप्रिटेशन पे पहुंच जाएं। तो इसलिए रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? खुद का कॉमन सेंस। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बोलता है कि भाई आप खुद का दिमाग लगाओ। जैसे प्लीज यार एक मिनट आ जाओ। अच्छा, अब बच्चों जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन लिखा है, द राइट ऑफ मदर टू बी गार्डियन इज आफ्टर फादर। मतलब अगर माता पिता के बीच में झगड़ा हो जाता है तो बच्चे की कस्टडी का पहला राइट किसके पास है? माँ के पास। लल्लू इंग्लिश आती है तो पढ़ना, इसको क्या लिखा है? माँ के पास बोल रहा है। आफ्टर फादर। आफ्टर फादर। तो इसको क्या इंटरप्रेट करोगे? कि सर पापा के बाद मम्मी के पास राइट है। मेरी माँ, तू तो और ज्यादा गलत। और कोई ट्राई करो। सर जो फर्स्ट राइट है गार्डियनशिप अक्वायर करने का वो फादर के पास। सर तू छोटा है बट तू बहुत दिमाग वाला है। ये लोग कुछ भी इंटरप्रेट करें, बाप का राइट बाद में होता है। बच्चों तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे की कस्टडी लेनी है तो पहला अधिकार किसको मिलेगा? माँ को। मैं फेंक के मार दूंगा साले।
पहला अधिकार किसको मिलेगा? इंग्लिश आती है, समझना इसको क्या लिखा है। द राइट ऑफ मदर टू बी गार्डियन इज आफ्टर फादर। एक मिनट। द राइट ऑफ मदर टू बी गार्डियन इज आफ्टर फादर। यस, फेंक के मार दूंगा साले। पहला अधिकार किसके पास है? पहला अधिकार इसके हिसाब से बाप के पास है, और मां का अधिकार किसके बाद है? फादर के बाद। यस, हाँ या ना, यही मतलब है ना इसका? यस सर। यस सर। साले इधर। तो बच्चों, अब तुम इसको डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से इंटरप्रेट करोगे तो यही मतलब आएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो फिर तुम बोलोगे लॉ में गलत लिखा है, ऐसा बोल सकते हो? तुम्हारी औकात है ऐसा बोलने की कि लॉ में गलत लिखा है? नहीं सर। लॉ में जो लिख दिया वो वचन है, वो परम सत्य है। कोर्ट आर ऑल्सो बाउंड बाय दैट। लेकिन आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, यस सर। किसके बारे में बात करता है? खोली। इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो अगर माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है और झगड़े में आप बच्चे की कस्टडी का पहला अधिकार बाप को दे दो, तो या ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अनुरूप है या उसके खिलाफ है? खिलाफ। कैन आई से ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के सख्त खिलाफ है, हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। सो क्या करेंगे? तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ये तो नहीं बोल सकता कि लॉ में गलत लिखा है। तो कोर्ट ने बोलता है कि अगर मैं इसको इस आफ्टर वर्ड को आफ्टर ही इंटरप्रीट करूं डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वायलेट होगा। तो मेरा क्या होगा? अरे क्या वायलेट होगा? कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल वायलेट होगा? 14। आर्टिकल 14 वायलेट होगा, हाँ या ना? मुझे एक मिनट रुकना बस। अरे यार, हाँ जी। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा बच्चों? व्हाट डिड द कोर्ट से? दर्द तो, हाँ बच्चों, एनीवे, तो कोर्ट ने क्या कहा कि इस आफ्टर शब्द को अगर अपन कैसा इंटरप्रेट करते हैं? हाँ जी, इस आफ्टर शब्द को अपन कैसा इंटरप्रेट करते हैं? अबे कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस आफ्टर शब्द को? अगर हम आफ्टर ही इंटरप्रेट करेंगे तो क्या होगा इससे? 14 वाइल्ड। आर्टिकल 14 वायलेट होगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इस आफ्टर शब्द को हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इक्वल। तो राइट ऑफ मदर टू बी गार्डियन इज इक्वल टू द राइट ऑफ फादर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन लॉ में आज भी क्या लिखा हुआ है? लेकिन इसको इंटरप्रेट कैसे करते हो तुम? प्लेन डिक्शनरी मीनिंग से इंटरप्रेट करते हो या फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंटरप्रेट करते हो? रीजनेबल। रीजनेबल मतलब डिक्शनरी मीनिंग के ऊपर रिलाई करते हो या फिर अपना कॉमन सेंस भी लगाते हो?
कॉमन कॉमन सेंस से। चलते हैं। तो बच्चों इस रूल को फॉलो करने का एक प्रिंसिपल क्या है, इट में रादर देन बिकम ऑपरेटिव, इट में बिकम ऑपरेटिव देन नल। मतलब जो प्रोविजंस की मीनिंग, जो प्रोविजंस को डिक्शनरी मीनिंग बर्बाद करती है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगा के आप उसको क्या बना सकते हो, उस प्रोविजन को क्या बना सकते हो, ऑपरेटिव बना सकते हो। ठीक है। सो बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आप किसी नल प्रोविजन को, किसी वॉइड प्रोविजन को, किसी यूजलेस प्रोविजन को भी ऑपरेटिव बना सकते हो। ध्यान से देखो, नॉर्मली द वर्ड्स आर इंटरप्रेटेड इन ऑर्डिनरी पॉपुलर डिक्शनरी और ग्रामेटिकल मीनिंग। हाउएवर एक्सक्लूसिव रिलायंस मतलब जरूरत से ज्यादा भरोसा ऑन नेचुरल पॉपुलर डिक्शनरी मीनिंग may not give true interpretation at all the times. So as per the rule of reasonable construction we must also apply what beta common sense and also consider the intention of lawmakers to come to a what beta correct interpretation. Normally laws are made to suppress the mischief, but if dictionary or plain meaning is not able to suppress the mischief, then the court may ignore dictionary meaning and make interpretation which will what beta same जो हिडन रूल में था। तो अगर मान लो डिक्शनरी मीनिंग से मिसचीफ खत्म नहीं हो रहा है और अग्रीव पार्टी को क्या नहीं मिल रही है, रिलीफ नहीं मिल रही, रेमेडी नहीं मिल रही है, तो व्हाट वुड द कोर्ट डू, मीनिंग को नहीं मान रही। कोर्ट रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई कर सकता है। केस देखिए, इन द केस ऑफ तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह इट वाज डिसाइडेड दैट if natural or ordinary meaning provides an inconvenience or absurdity or hardship of justice, अगर डिक्शनरी मीनिंग क्या प्रोवाइड करती है, कठिनाई, एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब यूजलेसनेस, अनरीजनेबल, हार्डशिप, जस्टिस देने में परेशानी हो रही है, एन इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और इवन अ सेंटेंस। आप ऐसा इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो जो किसी शब्द की मीनिंग को या किसी सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो जैसे आफ्टर वर्ड का मीनिंग हम इक्वल मानते हैं ना। ये वाला जो केस है एक बार पढ़ना, गीता हरिहरन का केस, जस्ट रीड दिस केस, पढ़ना एक बार गीता हरिहरन का केस क्या है। सेम आफ्टर फादर। तो कोर्ट ने क्या माना कि अगर हम इसको इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा, इसलिए आफ्टर को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, एज इक्वल। इन द केस ऑफ न्यूमैन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वर्सेस मैराबेल्स it was decided that if court believes that ordinary or natural meaning of any word is not clear, then interpretation must be made as per what beta, purpose, policy and intention of law. Is that clear? अरे हाँ है ना? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन लिखेंगे, द नेचुरल or plain meaning of any word does not always give the correct interpretation. Elaborate the statement and also give a reference to case law. स्टेटमेंट को इलाबरेट कीजिए और किसी केस लॉ का भी क्या दीजिए, रेफरेंस दीजिए। लिखा? यस सर। चलो स्टार्ट करो। यहाँ ये पूरा पैरा लिखो, ये पूरा पैरा लिखो, और ये वाला केस मत लिखो, गीता हरिहरन का केस लिखो जल्दी से। 1 2 एंड गीता हरिहरन, फास्ट, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
बच्चे लिखा? सर एक बार क्वेश्चन लिखा दीजिए। क्वेश्चन कहाँ है? ये हाँ भाई, हाँ 2 मिनट में भेज रहा हूँ, 2 मिनट में। डन। डन बच्चों? यस सर। ग्रेट Yes. ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट इज रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, क्या इस वर्ड का हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का जिक्र मैंने कभी किया है आपके सामने? यस सर। कब यस किया है, सर। कोई मुझे बता सकता है? सर कंपनी लॉ या एसपीसी में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो वहां पर आपने नोट्स में डाला था। वेरी नाइस। कि अगर एक ही सर, लॉ अगर के दो दो law में प्रोविजंस के लड़ाई हो। बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, एक ही लॉ के 2 प्रोविजन 2 अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो अपन क्या करेंगे?
दोनों को मतलब ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि दोनों वेरी नाइस आयुष, हम ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि दोनों को ही क्या मिल जाए, मीनिंग मिल जाए। यस और नो बच्चों? और मैं फटाक से आ गया हूं यहां पर, देखिए पावर्स गिवन इन ABC कंपनीज एक्ट में, याद है ना 179 में, जिसको DEF कहा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर, सेक्शन 179। यस सर, याद है। आप डेलीगेट कर सकते हो टू कमिटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर, और अगर कंपनी की ब्रांच है तो ब्रांच के मैनेजर को। यस और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच, याद है आपको? यस सर, याद है। हाँ, लेकिन अगर हम सेक्शन सब ऐसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 देखते हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग लोन मेकिंग इन्वेस्टमेंट क्या पास करना होता है? यूनानिमस बोर्ड। यूनानिमस। अरे सब SS1 भी और सेक्शन 186 में भी यही लिखा है ना, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है आपको। यस और नो? यस सर। सो हियर इन द अबव केसेस, तो 179 बोलता है कि आप बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है लोन इन्वेस्टमेंट के लिए। 186 बोलता है कि आपको लोन और इन्वेस्टमेंट अगर देना है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। यस और नो? यस सर। तो एक ही लॉ का सेक्शन नंबर 179 कुछ और बोल रहे हैं, 186 कुछ और बोल रहे हैं। तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे अपन इस केस में? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कैन आई से? सो हम क्या करेंगे, सो हियर वी विल मेक अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिगल में है, एंड एज पर दैट वी कैन से फॉर डेलीगेटिंग द पावर ऑफ मेकिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, कौन सा रेजोल्यूशन आपको पास करना है? कौन सा रेजोल्यूशन आपको पास करना है? यूनानिमस। यूनानिमस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? सब लोगों को क्लियर है? तो मुझे एक चीज बताइए, इतना पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये रूल हम कब यूज करेंगे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अपन कब यूज करेंगे? अगर एक ही लॉ में दो प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोलते हैं तो अपन क्या करेंगे, तो ये रूल होगा लागू। ये सुनो बच्चों, अरे हाँ है ना? यस सर। ओके बच्चों, हमारे देश में एक कानून है जिसको हम बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। सो वी हैव अ लॉ। इस लॉ के अंदर भी दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लिखी गई हैं। इस लॉ के अंदर पहली चीज ये लिखी गई है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है किसी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन की, चुनावी प्रत्याशी की कोई मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर वोटिंग। पहला प्रोविजन क्या लिखा है इस लॉ के अंदर? पहला प्रोविजन क्या है? कोई मदद नहीं कर सकता उसमें। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर जो पहला प्रोविजन है वो ये बोलता है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैंडिडेट फॉर इलेक्शन की कोई भी मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर व्हाट बेटा? वोटिंग। वोटिंग के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट किसी चुनावी प्रत्याशी की मदद सिर्फ कैसे कर सकता है? अरे कैसे कर सकता है? वोट डाल के। वोट डाल फेवर के। में वोट डाल के। लेकिन इसी कानून का दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन को नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट कर सकता है मतलब नॉमिनेट कर सकता है मतलब जब कोई बंदा चुनावी प्रत्याशी बनता है तो कलेक्टर के सामने जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है तो एक बंदा जो है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन का नाम प्रपोज करता है कलेक्टर को कि मैं प्रपोज करता हूं कि दिस पर्सन विल कंटेस्ट फ्रॉम वाराणसी लोकसभा सीट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों प्रोविजन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों डोंट यू थिंक सो दैट बोथ ऑफ दीज प्रोविजंस जो कहाँ पे लिखे हुए हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखे हुए हैं, ये दोनों ही प्रोविजंस क्या हैं, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाया। इस क्या किया बच्चों? अब कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि ये प्रोविजन गलत है, ये प्रोविजन गलत है, नहीं। व्हाट द कोर्ट विल डू, कोर्ट क्या करेगा इस केस में? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाएगा। कोर्ट इस केस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेगा। तो कोर्ट क्या बोलेगा
ये प्रोविजन भी सही है और ये प्रोविजन भी सही है। मतलब कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कैंडिडेट फॉर इलेक्शन के फेवर में वोट भी डाल सकता है और उसे इलेक्शन में नॉमिनेट भी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इधर देखो। According to this rule, one provision of law should be interpreted in harmony, peace, shanti with the other provision of law. Where there is a head-on clash between, head-on clash मतलब एकदम झगड़ा, कठोर झगड़ा है, contradictory है, between the provisions of same law, the court should give interpretation which should avoid the clashes between section and give the best possible meaning. तो कोर्ट का काम क्या है बच्चों? व्हाट इज द टास्क ऑफ द कोर्ट? सर क्लैशेस को अवॉइड करे। ऐसा इंटरप्रीट करना जिससे क्लैशेस कम हो जाए और दोनों ही सेक्शंस को मीनिंग मिल जाए, दोनों में से कोई एक यूजलेस ना बने। इन द केस ऑफ राज कृष्णा वर्सेस विनोद कानूगो, इट वाज डिसाइडेड दैट it is the duty of the court to avoid any inconsistency between two provisions of the same law. If the interpretation make one of the provision dead, it is not a harmonious construction. Correct है क्या बच्चों? अगर आपने लॉ को कैसे इंटरप्रीट किया है? बच्चों अगर आपने लॉ को कैसे इंटरप्रीट किया है? आपने लॉ को इस प्रकार से इंटरप्रीट किया है कि एक प्रोविजन मर जाए, डेड हो जाए, तो सर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, क्योंकि हार्मोनियस में मीनिंग किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। दोनों को मीनिंग दोनों। ना ये केस पढ़ना है एक बार, ये वाला केस। पीपल जस्ट रीड दिस केस। वही है क्या जो अपन ने पढ़ा था? Yes, Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाओ। ये ठीक है ना, एक बार ये हिंदी वाला पढ़ना। जस्ट रीड दैट हिंदी वाला। डन ना। एक और केस देखो दादी जगन्नाथन केस। इट वाज डिसाइडेड दैट द कोर्ट मस्ट स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन दैट लेजिस्लेचर डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। यस और नो बच्चों? क्या कोर्ट कभी ये बोल सकता है कि कानून बनाने वालों ने गलती की है? बच्चों क्या कोर्ट कभी ये बोल सकता है कि लॉ मेकर्स ने गलती की है? No, sir. नहीं, कोर्ट ये कभी भी नहीं कह सकता कि कानून बनाने वाले लोगों ने गलती की है। द कोर्ट मस्ट इंटरप्रीट और कैरी आउट द ऑब्वियस इंटेंशन ऑफ लॉ। कोर्ट का काम ये है कि जो लॉ की नेचुरल इंटेंशन है उसको वो क्या करे, कैरी आउट करे, उसको फुलफिल करे। कोर्ट को अपना दिमाग नहीं लगाना है। कोर्ट शुड नॉट अप्लाई इट्स ओन माइंड एज लॉन्ग एज देयर इज अ क्लियर लॉ। आपने जो गुनाह किया है उसके लिए अगर क्लियर लॉ के अंदर सजा है तो कोर्ट को अपना दिमाग नहीं लगाना है, ना ही उसको एडिशन करना है, ना ही इसको डिलीशन करना है। जज का काम बस इतना है कि लॉ के हिसाब से वो सजा सुना दे, लोगों को न्याय दे। नेक्स्ट कौन सा रूल है बच्चों? आज का लास्ट रूल और आज के डिस्कशन का अंत यहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट रूल कौन सा है बच्चों? जेस्डम जेनरिस बोलते हैं बच्चों इस रूल को, और मेरे दिल के बहुत करीब है ये रूल, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ठीक है नाउ बच्चों ध्यान से देखो, जब किसी लॉ में बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए गए हैं, जब किसी लॉ में कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं? अरे कौन से वर्ड यूज किए गए हैं? बहुत सारे स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड्स।
Now what are specific words? मोबाइल फोन, ये स्पेसिफिक वर्ड है, या सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, इन दोनों में से मुझे बताइए स्पेसिफिक वर्ड कौन सा है? सैमसंग गैलेक्सी तो ये मोबाइल फोन कौन सा वर्ड है? जनरल वर्ड, कॉमन वर्ड जनरल वर्ड बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस वर्ड एज? जनरल वर्ड। जनरल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। सो जब किसी लॉ में बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए गए हैं और वो स्पेसिफिक वर्ड्स, अच्छा सॉरी, और फिर एक जनरल वर्ड के जरिए उन स्पेसिफिक वर्ड्स को और जनरल वर्ड के जरिए उन स्पेसिफिक वर्ड्स को बताया गया है, तो जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन वही होगा जो क्लास स्पेसिफिक वर्ड्स ने क्रिएट की है। ऐसे नहीं समझेगा, बट मैं समझा के रहूंगा। अब एक मिनट, ये लाइन वापस से पढ़ना एक बार, अभी कुछ नहीं समझेगा आपको, बट जस्ट रीड दिस लाइन। पढ़ा? यस सर पक्का? चलिए ध्यान से किया, अब ध्यान से किया बच्चा, प्लीज हियर। सो इस केस में ध्यान से किया। अब मैं एक यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं। मान लीजिए हम किसी एक्ट का, मान लीजिए किसी लॉ का सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, हम किसी लॉ का सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उस लॉ में क्या लिखा है? हम किसी लॉ का सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, उस लॉ में लिखा है दिस लॉ अप्लाइज टू, क्या लिखा है बच्चों? दिस लॉ अप्लाइज टू पेन्स, sorry, this law applies to mango, strawberry, apple, banana, orange and all the fruits। चलिए, अब ये ऑल द फ्रूट्स क्या है बच्चों? ये ऑल द फ्रूट्स क्या है? बच्चों ऑल द फ्रूट्स क्या है? ये जनरल वर्ड है। ये जनरल वर्ड है, वेरी नाइस। जनरल वर्ड, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये कौन से वर्ड्स हैं? स्पेसिफिक वर्ड्स। अब मुझे बताइए बच्चों, क्या स्पेसिफिक वर्ड्स ने, यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स ने मिलके एक क्लास एस्टैब्लिश कर ली है? एक क्लास, एक कैटेगरी एस्टैब्लिश कर ली है। बच्चों मुझे बताओ, अगर आप बोलो मैंगो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना, ये सारी चीजें क्या हैं? इनकी क्लास क्या है? वेरी नाइस, कैन आई से ये सब इनकी क्लास क्या बन गई बच्चों? इनकी क्लास बन गई एक फ्रूट्स की। हाँ है ना? अरे हाँ है ना?
Yes, sir. तो और उसके बाद तो ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक वर्ड्स को डिस्क्राइब कर दिया किसके थ्रू, जनरल वर्ड्स के थ्रू। एंड ऑल द फ्रूट्स, ऐसा लिखा है क्या? तो जब आप इस फ्रूट शब्द को जब आप इंटरप्रेट करोगे, तो क्या इस फ्रूट के अंदर आप ऑनियन मानोगे कि ये लॉ सेक्शन 5 जो है, क्या वो ऑनियन को भी अप्लाई होगा या अनियन को भी अप्लाई होगा? No, sir. No, sir. होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? Sir, onion vegetables में. ऑनियन वेजिटेबल में आता है। तो मतलब कहना ही से बच्चों, तो जब आप मतलब अगर किसी लॉ के अंदर एक लॉ स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग्स को बताता है और फिर उनको जनरल वर्ड के थ्रू रेफर कर देता है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग्स के थ्रू उसने बताया और जनरल वर्ड में के थ्रू रेफर कर दिया, इन सच मैनर दैट स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर्म अ क्लास। क्या नहीं से यहाँ पे सारे स्पेसिफिक वर्ड्स ने मिलकर एक क्लास बना लिया, हाँ या ना? अरे हाँ या Yes, ना? sir. तो देन इन दिस केस द जनरल वर्ड, मतलब जब आप ये फ्रूट वाले वर्ड को इंटरप्रेट करोगे, इट शैल इंक्लूड दोज वर्ड्स विच आर ऑफ द सेम क्लास एज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स। नाउ टेल मी एवरीवन, डिड यू गेट माय पॉइंट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं सर निशन सर एक एग्जांपल और, डोंट वरी, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अच्छा जल्दी से ये पढ़ो, ये हिंदी वाला वर्ड पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया? यस सर। Yes, sir. नाउ अब यहाँ पे देखना, अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इन एनी लॉ इट इज स्टेटेड दैट, अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Plant and machinery. दिस प्रोविजन अप्लाइज टू प्लांट, मशीनरी एंड ऑल हैवी गुड्स। बच्चों क्या नहीं से प्लांट और मशीनरी ने एक क्लास एस्टेब्लिश कर दी है, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों क्या नहीं से प्लांट और मशीनरी ने एक क्लास एस्टेब्लिश कर ली है, और उसके बाद ये हैवी गुड्स, तो ये हैवी गुड्स क्या है? Generic. तो कहना इसे जब भी आप इस जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करो, आपको इसका मीनिंग क्या निकालना है? जब भी आप इस जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करो, इसका मीनिंग क्या होगा? कहना इसे, इसका मीनिंग प्लांट और मशीनरी जो क्लास एस्टेब्लिश कर रहे हैं वही होगा। सो क्या हैवी गुड्स के इंटरप्रिटेशन में आप मोबाइल फोन ले सकते हो? नहीं, no. No, sir. sir. नहीं ले सकते। लेकिन क्या हैवी गुड्स के इंटरप्रिटेशन में आप ट्रक्स ले सकते हो? Yes. ट्रक्स ले सकते हो, ट्रक्स इज ऑल्सो हैवी गुड्स, हैवी व्हीकल है वो, हाँ या ना? जेसीबी ले सकते हो, जेसीबी? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So now in this case, specific words are used such as plant and machinery, and general word is also used as heavy vehicle. Now in this case, whenever we have to interpret the word heavy goods, we cannot use the interpretation that is not heavy good, as heavy goods cannot include a mobile phone. Yes or no बच्चों? तो आप ऐसा कोई भी इंटरप्रिटेशन मत लीजिए जो हैवी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। इज दैट क्लियर? अरे हाँ Yes. है ना? Yes, sir. Yes, sir. रुको अभी खत्म। स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट बिलोंग टू सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। कहने का मतलब क्या है बच्चों? ये सारे स्पेसिफिक वर्ड क्या ना इसे एक ही क्लास एस्टेब्लिश करते हैं? Yes, sir. आपको कल क्लास में पेन लाना है, पेंसिल लाना है, स्केल लाना है और बाकी की सारी स्टेशनरी भी लाना है। यस और नो? अरे हाँ है ना? Yes, sir. अंकित क्लास में आ गया, मैंने बोला अंकित कंघी निकाल। अंकित बोलते सर आपने कंघी लाने के लिए कहाँ बोला था? मैंने बोला मैंने तेरे को स्टेशनरी लाने के लिए बोला था ना, कंघी कहाँ है? तो अंकित क्या बोलेगा? Stationery में स्टेशनरी में कंघी आती नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, that's great. Now, in the case of Jagiram versus State of Haryana, it was decided that the rule of Jesdam generis will apply if the following conditions are satisfied. ये रूल तब अप्लाई होगा जब नीचे लिखी हुई कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। पहला कंडीशन क्या है? लॉ क्या यूज करता है? Specific words. स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद क्या यूज करता है? General General words. word. स्पेसिफिक वर्ड्स आपस में क्या बना लेते हैं? Class. Category. Class. और आपको इंटरप्रेट स्पेसिफिक वर्ड को करना होता है, जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करना होता है।
General word. जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करना होता है. इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, यस सर. इस एक्ट के फायदे क्या हैं, इस रूल के फायदे क्या हैं? देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द ड्राफ्ट्समैन टू राइट ऑन फुल और एग्जॉस्टिव लिस्ट. मतलब ड्राफ्टमैन को, जो पार्लियामेंट का लॉ ड्राफ्ट करता है, उसको क्या ना इसे पूरी लिस्ट लिखने की जरूरत है या नहीं है? या फिर थोड़े बहुत वो स्पेसिफिक वर्ड लिख दे और जनरल वर्ड लिख दे बस, और आखिरी में उसको जनरली डिस्क्राइब कर दे? Yes. बच्चों, कैन आई से देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ड्राफ्टमैन टू राइट अ फुल और कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीथिंग? हाँ या ना? Yes, sir. आपको सिर्फ थोड़ी चीजें लिखनी है, थोड़े स्पेसिफिक वर्ड लिखने हैं, और उसके बाद आप उनको जनरली डिस्क्राइब कर सकते हो. हाँ या ना? Yes, sir. उसके बाद एन एक्ट कैन कवर सर्कमस्टेंसेज व्हिच माइट नॉट हैव बीन कवर्ड बाय द ड्राफ्टमैन. यस और नो? कहने का मतलब है जनरल वर्ड के इंटरप्रिटेशन में वो सारी चीजें भी आ सकती हैं जो ड्राफ्टमैन ने कवर नहीं की हैं. जैसे कि ये लॉ अप्लाई होता है पेन, पेंसिल और सारी स्टेशनरी को, तो इसके अंदर स्केल भी आ जाएगा, कंपास बॉक्स भी आ जाएगा, क्या नहीं, कॉपियां भी आ जाएंगी, सब आ जाएगा. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो ये एक्ट का मतलब लॉ. तो जब आप इस इंटरप्रिटेशन का यूज करते हो, तो इस इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप जनरल वर्ड के अंदर वो कैटेगरी, वो वर्ड्स, वो चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हो जो लॉ में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि उनको क्या डिस्क्राइब किया गया, उनको जनरली डिस्क्राइब किया गया है. और ये जो इट अलाउज द एक्ट मतलब लॉ, इट अलाउज द लॉ टू अडॉप्ट चेंजेस इन सोसाइटी. हाँ या ना? Yes, sir. नहीं, यस मत बोलो, तुमको नहीं समझा है. दिस लॉ, ये जो लॉ है वो अलाउ करता है चेंजेस इन द सोसाइटी. इसका मतलब मुझे बताइए क्या होगा? दिस लॉ अप्लाइज टू रोटी, कपड़ा, मकान एंड ऑल नेसेसिटीज. ऐसा लिखा है. ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है? बच्चों, ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है? अरे क्या लिखा है मैंने? ये लॉ अप्लाई होता है रोटी, कपड़ा, मकान एंड ऑल नेसेसिटीज. तो मुझे बताइए ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? तो बच्चों, इसको आज से अगर 15 साल पहले इंटरप्रीट करते तो क्या ये लॉ इंटरनेट के ऊपर अप्लाई होता? नहीं. आज से 15 साल पहले अगर तुम इस प्रोविजन को इंटरप्रीट करते तो ये लॉ इंटरनेट के ऊपर अप्लाई नहीं होता. लेकिन तुम आज इस प्रोविजन को इंटरप्रीट करोगे तो कैन आई से दिस लॉ आल्सो अप्लाइज टू इंटरनेट बिकॉज इंटरनेट हैज बिकम नेसेसिटी. यस और नो? Yes. तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लॉ सोसाइटी में चेंजेस लाता है? क्योंकि जनरल वर्ड्स टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं बच्चों. मतलब जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम क्या होता है? सेम रहता है, चेंज होता रहता है हमेशा? Change होता है सर. तो इसलिए ये लॉ सोसाइटी की भी मदद करता है चेंज होने में बच्चों. इस लॉ के डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल व्हाट द जजेस विल कंसीडर टू बी द सेम कैटेगरी एज द स्पेसिफिक वर्ड. बच्चों, कैन आई से जो तुम्हारे हिसाब से जनरल वर्ड के अंदर आना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से इंटरनेट को नेसेसिटी माननी चाहिए, बट हो सकता है जज के हिसाब से ना हो. अरे हाँ है ना? सो ये हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता कि जो तुम्हारे हिसाब से इंटरप्रिटेशन है स्पेसिफिक जनरल वर्ड का, वो इंटरप्रिटेशन जज भी एक्सेप्ट कर ले. ये एक डिसएडवांटेज भी है. इट अलाउज फॉर जुडिशियल लॉ मेकिंग विच इज नॉट डिजायरेबल. कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? इट अलाउज फॉर जुडिशियल लॉ मेकिंग विच इज नॉट डिजायरेबल. बच्चों, कहना ही से ये लॉ जजेस को एक्स्ट्रा फ्रीडम देता है. हाँ या ना? बच्चों, ये लॉ जजेस को एक्स्ट्रा फ्रीडम देता है. हाँ या ना? यस सर, देता है बहुत ज्यादा. कैसे देता है धर्म? क्योंकि अल्टीमेटली जजेस ही डिसाइड करेंगे. अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? जजेस. जजेस ही डिसाइड करेंगे. क्या डिसाइड करेंगे? कि ये पर्टिकुलर चीज जनरल वर्ड के इंटरप्रिटेशन में आएगी या नहीं आएगी. यस और नो? अरे ये पर्टिकुलर चीज जनरल वर्ड में आएगी, तुम्हारे हिसाब से इंटरनेट किस में आना चाहिए?
आज के टाइम पे इंटरनेट नेसेसिटी में आना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. तुम्हारे हिसाब से, लेकिन क्या जरूरी है कि जज भी ऐसा माने? No, sir. इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक मिनट, समझा क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स? जल्दी से देखो एक बार, मुझे बताओ किसी को कुछ नहीं समझा तो। हाँ जी, पक्का क्लियर है क्या सबको? एडवांटेज में क्या लिखोगे? कि आपको लॉ के अंदर कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? सोसाइटी को ये समय से, ये सोसाइटी में चेंज लाती है, क्यों? क्योंकि जनरल वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम क्या होता है? अरे क्या होता है? चेंज होता है। क्या ना इसे लॉ के अंदर वो सर्कमस्टेंसेस भी कवर हो सकती हैं जो लॉ में लिखी हुई नहीं है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके। डिसएडवांटेज है कि ये लॉ जो है जज को कुछ एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, और दूसरा जो हमारे हिसाब से जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है वो जज के हिसाब से जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन ना हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस सर। चलो यस सर। एक मिनट, अब मेरा, हाँ बेटा प्लीज बोलिए, पलक प्लीज बोल सर बेटा। मुझे नहीं सर, मुझे वो सवाल था कि जज को एक्स्ट्रा पावर कैसे देते हैं, मतलब और डिसएडवांटेजेस में। इंटरनेट तुम्हारे हिसाब से नेसेसिटी है, बट वो हाँ। नेसेसिटी है नहीं है। अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? जज। तो एक्स्ट्रा पावर किसके पास आ गई? जज। ओके। ठीक है। अब मेरा तुम सबके लिए एक गिफ्ट है, जब आप ये पूरे पांचों रूल पढ़ लेंगे, अब फिर आपको लगेगा कि यार पहले वाले रूल में क्या था। सो इफ यू कुड सी, मैंने आप लोगों के लिए चार्ट्स बनाए हैं, एक एक लाइन में बच्चों आप सारे रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। जल्दी से देखो। अरे वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ, जिस शख्स ने ये नोट्स बनाया उसने मेहनत की है नहीं की है? डेफिनेटली करी है। बहुत मेहनत की है। करूंगा बच्चों, और करता रहूंगा, मेरा काम ही है मेहनत करना। बस आप लोग भी, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी अगर थोड़ा सा रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, तो सबसे ज्यादा दुख जो है वो किसको होने वाला है? आपको। यस।